हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 28 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो माइंड के लेवल पर आपको बेहद ही पीस प्रदान करेगा। वो ये कि जब भी आप रात में सोते हो, जब भी सोते हो उस दौरान आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स, वो आपके कव्वाली टाइप के हो सकते हैं या फिर भजन टाइप के हो सकते हैं, उसको जरूर सुना करें। और अभी की स्थिति, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है देश में कोरोना काल में, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स आपको माइंड लेवल पर पीस प्रदान करते हैं। और इस पीस की अभी आप लोगों को बेहद ही ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो माइंड है हमारा, वो कहीं ना कहीं अस्थिर नहीं रह पाता। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह भटकते रहता है। और जिस प्रकार की न्यूज चलाई जा रही है या फिर जो न्यूज आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं उससे आपको ज़्यादा प्रभाव आपके माइंड के लेवल पर देखने को मिल रहा होगा। और इससे दूर होने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप इस कंसेप्ट को जरूर अप्लाई करें कि जब भी आप रात में सोते हो तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स जरूर सुने। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स में आपका भक्ति सॉन्ग्स हो सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स इन द फॉर्म ऑफ भक्ति सॉन्ग्स, ये और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये आपको माइंड के लेवल पर रिलीफ पहुंचाएंगी। और आप एक बार ऑब्जर्व भी करोगे कि किस प्रकार से जो हमारा माइंड है वो म्यूजिक से रिस्पॉन्स होता है और वो स्टेबल हो जाता है। फिर चाहे आपके दिमाग में कोई भी आलतू फालतू या फिर निगेटिव विचारें चल रही होगी, इस प्रकार के म्यूजिक सुनने से आपको रिलीफ मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एक बार आप ऑब्जर्व करके देखना, अगर आपको सचमुच में लगे कि हाँ ये कुछ वर्क कर रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। हम इसी प्रकार के जो कुछ नुस्खे जो हैं, जो माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, पीसफुल बनाते हैं, हम लेकर जरूर आएंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज से कल तक में आपका ओनली आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो उड़ान सीरीज है उसे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। पार्ट 1 को अपलोड किया जाएगा, पार्ट 2 अगले कुछ दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप उस पर विजिट कर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े, वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव वे में उसे कवर किया गया है। So let's move to the first article, Global Immunization Agenda 2030 launched। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, जिसका टाइटल आप देख सकते हो, ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। WHO प्लस यूनिसेफ प्लस गावी। गावी बेसिकली वैक्सीन अलायंस है एंड अदर पार्टनर्स विथ एम्बिशियस न्यू गोल स्ट्रेटजी। और क्या गोल है? To maximize the life-saving impact of vaccines through a stronger immunization systems, है ना। यानी कि जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है टू सेफगार्ड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपका न्यू ग्लोबल स्ट्रेटजी लाया गया है। एंड इसे लॉन्च की गई ड्यूरिंग द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो सेलिब्रेट की जाती है एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल। और इसका क्या एम होता है? टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन सो दैट जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द डिजीज वॉट एवर देयर एज विल बी। एंड देयर एजेंडा फोकसेस ऑन वैक्सीनेशन थ्रू आउट लाइफ। यानी कि क्या फोकस करते हैं कि वैक्सीनेशन प्रमोट किए जाए वर्ल्ड लेवल पर, चाहे वो आपका एडोलेसेंस हो या फिर ओल्डर एज हो, है ना। तो क्या बोल रहा है? द एजेंडा फोकसेस ऑन वैक्सीनेशन थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू टू एडोलेसेंस एंड ओल्डर एज। एंड अगर ये फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप देख सकते हो ये आपको 5 करोड़ डेथ्स को कर्व करने में बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। अगर ये एजेंडा कंप्लीटली सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट की जाती है तो इससे 50 यानी कि 5 करोड़ लाइव्स को बचाए जा सकते हैं एंड 75% ऑफ देम इन लो एंड लोअर मिडिल कंट्रीज। तो देख सकते हो जो आपका 75% ऑफ दिस डेथ होते हैं वो आपका लो एंड लोअर इनकम मिडिल कंट्रीज में होते हैं। तो इनको भी काफी ज्यादा मदद मिलेंगी टू सेफगार्ड देयर लाइफ अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज एंड
टारगेट क्या क्या अचीव किए जाने हैं बाय 2030, तो देख लो, अचीव 90% कवरेज फॉर इसेंशियल वैक्सीन। याद रखना 100% नहीं कहा जा रहा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में यही आपको क्वेश्चन के रूप में अगर पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से याद रखना, अचीव 90% कवरेज फॉर इसेंशियल वैक्सीन गिवन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, एंड हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कंप्लीटली मिसिंग आउट ऑन वैक्सीन, यानी कि जो भी बच्चे फिलहाल वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं उसको बाय 2030 उसकी संख्या हाफ कर देनी है ना। यानी कि लेट्स से कि अभी की स्टेटस देखें तो लेट्स से कि 100 मिलियन चिल्ड्रेन वैक्सीन नहीं ले रहे, तो बाय 2030 उसको 50 मिलियन कर दिया जाए, है ना, 50 मिलियन से कम कर दिया जाए, इस प्रकार के। और ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। and complete 500 national और सब नेशनल इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू या अंडर यूटिलाइज वैक्सीन, जैसे आपका कोविड-19 का हो गया, रोटा वायरस हो गई, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गई, एचपीवी। एंड भारत की तरफ से भी काफी ब्रॉड लेवल पर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे आपका मिशन इंद्रधनुष है एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, विच कवर्स 12 डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मैग्नेरिटिस, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी। तो इन सब डिजीज के तहत आपको जो वैक्सीन प्रदान की जाती है ना। एंड देख सकते हो 7 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज जो आपका इस एजेंडे के तहत रखा गया है, यानी कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 के तहत रखा गया है। एक तो आपका कमिटमेंट एंड डिमांड, कवरेज एंड इक्विटी, लाइफ कोर्स एंड इंटीग्रेशन, आउटब्रेक्स एंड इमरजेंसी, सप्लाई एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। एंड लेट्स मूव व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो ये जरूर याद रखना है, ये जो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है, इसे लॉन्च किया गया है आपका WHO, यूनिसेफ, गावी के द्वारा। याद रखना, इसके तहत वैक्सीन यूज को प्रमोट किए जाएंगे, डिमोटिवेट नहीं किए जाएंगे, ये याद रखना आपको। और जो आपके टारगेट्स कुछ हैं ये आपको पता होने चाहिए। So let's move to the next one. India, Japan and Australia unveil supply chain resilience initiative. ये supply chain resilience initiative का न्यूज आप लगभग सुन ही रहे होगे कुछ सालों से, या फिर जो रिसेंट 6-7 मंथ से चल रहे हैं, जब से चाइना अपना दोहरापन वाला जो चेहरा दिखा रहा है वर्ल्ड को, जिसके तहत वो अपने आप को कन्क्वेरर समझता है, सारे चीजों का प्रोड्यूसर समझता है, और उसको लगता है कि अगर मैंने सप्लाई चेन रोक दिया अपने यहाँ से तो सारा देश जो है वो आपका अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, और ऐसे में देश की जो स्थितियां होंगी वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार का विश्वास चाइना रखता है, लेकिन उसको क्या पता कि उससे भी बड़ा कोई है जो उसको कर्व करने के लिए बैठा हुआ है ना। तो इसीलिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सो दैट चाइना का ये जो नीति है उस नीति पर पानी फेरा जा सके। और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने उसी के पहल के तहत सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को अनवेल किया है। और इस सेरेमनी में ऑल द 3 मेंबर्स कंसेंटेड, यानी कि सहमति जताई है कि जो एक्सपेंशन किए जाने होंगे हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को, और इट शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस इफ नीडेड इन ड्यू कोर्स, है ना। तो अगर जरूरत पड़े तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का एक्सपेंशन किया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की, तो पहली बार ये जापान के ही द्वारा प्रपोज की गई थी, और इसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको कम करना है amid a likelihood of churning of supply chains in the Indo-Pacific region amid COVID-19 pandemic। क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक में ये साफ साफ दिख गया था कि जो बीमारी फैलाने वाला देश है यानी कि चाइना, उसको विश्व को मदद करनी चाहिए थी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में, इक्विपमेंट्स को डिलीवर करने में, वो और इस पर अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट जता रहा था। देश को हेल्प नहीं करने के बजाय उसको बेसिकली वंचित कर रहा था टू एक्सेस द प्रोडक्ट। इसीलिए इन देशों को ख्याल आया कि अगर ऐसी परिस्थिति भविष्य में क्रिएट होती है तो फिर ये ऐसा काम करेगा, इसलिए हमें अपने तरफ से अब इनिशिएटिव लेनी है सो दैट इसको बॉयकट किए जा सके, डिपेंडेंसी इन पर कम की जा सके, सो दैट भविष्य में हमारी सप्लाई चेन मजबूत रहे, कंटिन्यूड रहे, डिस्पाइट कि वर्ल्ड ओवर पर कुछ अन्य समस्याएं भी आ रही हो तो भी। एंड देख सकते हो SCRI एम्स टू क्रिएट ए फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, तभी तो सप्लाई चेन मजबूत होगा आपका। एंड इसके तहत जो भी एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्रेमवर्क्स है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किए जाएंगे, उस पर और ज्यादा काम की जाएंगी। जैसे आपका एशियन जापान इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान है, इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे जो बेनिफिट हो सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस
एंड ऑल्सो बिल्ड ए म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर कंट्री, जो अभी हमने देश के नाम देखे। और अंडर द सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव द थ्री नेशंस आर लुकिंग टू set up the industrial parks, improve air and sea based connectivity among them। तभी तो सप्लाई चेन मजबूत होगी ना, कनेक्टिविटी और दूसरा आपका प्रोडक्शन, ये दो इसेंशियल कंपोनेंट कह सकते हो सप्लाई चेन को बूस्ट एंड कंटिन्यू एंड स्ट्रेंथन रखने के लिए। एज वेल एज establish a mechanism to address the resolution of trade and investment barriers, क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स अगर होंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिलीवरी या फिर जो अवेलेबिलिटी वो भी प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियों को भी एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। एंड ए स्ट्रीमलाइंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, सो दैट अगर किसी प्रकार का रिस्क आए, जैसे आपका इस बार कोविड आया, तो इस प्रकार से कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी हो। सो प्रीलिम्स के लिए आपको सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में बेसिक पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा प्रपोज की गई और इसके तहत कौन कौन से देश लीड कर रहे हैं। तो आपका जापान हो गया, इंडिया हो गया, और एक और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी ऑब्जेक्टिव याद रखना है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड लाइवलीहुड ऑफ चर्निंग ऑफ सप्लाई चेन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके मेंस के लिए है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सकते हो मेंस के लिए। So let's move to the next one, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अर्ज टू रिव्यू नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। तो ये जो डिमांड आई है MSME की तरफ से फॉर रिवीजन इन NPA क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, वो इसीलिए आई है बिकॉज ये जो कोविड-19 की पैंडेमिक आई, इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस काउज कर दिए हैं, जिनके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है MSME की काफी दूर तक प्रभावित हुई है। और जब प्रॉफिटेबिलिटी इनके ऊपर प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो लोन लिए होंगे, क्रेडिट लिए होंगे, उनको चुकाने में ये असमर्थ होंगे। जब तक प्रॉफिट नहीं तो फिर ये लोन चुकाएंगे कैसे? इसलिए इन्होंने कहा कि आप जो है NPA क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को रिव्यू करें, सो दैट जो हमारी कंपनी है वो आपका बैंकरप्ट ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, और इसके तहत कोई एक्शंस, लीगल एक्शंस ना लिए जाए, है ना, इसीलिए। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, जो वेरियस स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं, स्ट्रेस एसेट यानी कि वैसे एसेट जो स्ट्रेस्ड में है, स्ट्रेस में यानी कि लेट्स से लोन दी गई और लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आने थे टाइम पर वो नहीं आ रहे, तो ऐसे में वो स्ट्रेस्ड एसेट हो जाते हैं। और स्ट्रेस्ड एसेट में आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, हम आपको बताएंगे। और एक तो है आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट आप मान सकते हो वो अकाउंट होंगी जो पोटेंशियल रखती है कि भविष्य में NPA या फिर स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो कभी भी NPA में कन्वर्ट होने से पहले वो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट ही होगा, सो दैट जो बैंक अथॉरिटी वो नजर रख सके ऐसे अकाउंट पर कि अगर जरूरत पड़ने पर कोई एक्शन लिया जाए तो वो भी ले सके। एंड क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइड, तो देख सकते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट या फिर एनी अमाउंट होली और पार्सली ओवर ड्यू है तो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहलाएगा। अगर 1 से 30 डेज तक या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट पेमेंट न दी गई हो फ्रॉम द ड्यू डेट। एंड SMA 1 आपका 31 से 60 डेज एंड SMA 2 आपका 61 से 90 डेज, यानी कि अगर 61 से 90 डेज के बीच में भी आपके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं पे किए गए तो आपका SMA 2 में कैटेगराइज हो जाएगा। एंड NPA की बात करें तो ये आपका लोन है या एडवांस है फॉर विच द प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट वो ओवर ड्यू रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। तो सिंपल सा कहे तो अगर 90 डेज हो गए हैं और उसके बाद भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं चुकाया जा रहा है कंपनी या फिर बॉडी के द्वारा, तो फिर वो आपका NPA कहला जाएगा। एंड बात करते हैं एसेट टाइप एंड द क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट। सब स्टैंडर्ड एसेट, तो सब स्टैंडर्ड एसेट में वो एसेट आ जाएंगी जो NPA कंटिन्यूड पीरियड में रह रही है लेस देन और इक्वल टू द 12 मंथ्स, यानी कि लेट्स से कि आपका 90 डेज के बाद तो आपका NPA हो गया और 90 डेज के बाद अगर आपका कंटिन्यूड 12 मंथ्स तक आपका NPA कैटेगरी में रहता है तो वो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट किया जाएगा। डाउटफुल एसेट में क्या होगा कि जो एसेट है उसको डाउटफुल तब हम कहेंगे इफ इट रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अनदर 12 मंथ, है ना। तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का डेट जो आपका है उसके बाद के जो पीरियड रहे अगर 12 मंथ के तो उसको हम डाउटफुल कहेंगे। और लॉस एसेट में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि लॉस एसेट इज द वन जहां लॉस को आइडेंटिफाई कर दिया गया है बैंक के द्वारा या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा कि भाई साहब ये तो हमसे प्राप्त होने वाली है ही नहीं, और जब प्राप्त होने ही वाली नहीं है तो वो एसेट
एसेट कैसे कहलाएगी, इसलिए आपका लॉस एसेट हो जाता है। और जो आपका, लेकिन याद रखना अगर लॉस एसेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक जो है वो लोन को वापस लेने के लिए अपनी जो एक्टिविटीज है वो करना बंद कर देंगे। भले हाँ उनके बैलेंस शीट से आपका क्या करते हैं, बैलेंस शीट को स्वस्थ रखने के लिए वो बैलेंस शीट से हटा दी जाती है, लेकिन हाँ उनको बैंक के द्वारा एक्शन लिए जा सकते हैं टू रिकवर द लॉस एसेट, है ना। तो देख सकते हैं आप आरबीआई से, बट द अमाउंट हैज नॉट बीन येट रिटर्न ऑफ होनली, है ना। एंड लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए है वो है आपका, हाँ ये याद रखना कि स्पेशल मेंशन अकाउंट किसे कहते हैं ना। एंड ये इतने सब क्लासिफिकेशन में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि अगर मोर देन 90 डेज फ्रॉम SMA हो गया तो वो आपका NPA कहलाएगा। और हाँ सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहेंगे, डाउटफुल एसेट किसे कहेंगे, और लॉस एसेट, इस पर आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओवर 14,400 हेक्टेयर एरिया इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड became the first large territory जहां ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गई, है ना। तो became first large territory to get organic certification। और आपको ही पता है सिक्किम जो है पूरे विश्व भर में पहला राज्य बन गया है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग में महारत हासिल कर ली है ना। कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पर होती है। एंड अगर हम डिटेल की बात करें तो ये जो आपका कार निकोबार है एंड नैनकोबारी ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये फर्स्ट लार्ज कंटिजियस टेरिटरी to be confirmed with या conferred with organic certification under large area certification scheme, जो आपका किसके तहत दिया जाता है, PGS इंडिया यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत। और अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई की जाती है विच इंश्योर्स कि उनके जो प्रोडक्शन है वो इन अकॉर्डेंस हुए हैं विद द लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, है ना, तभी तो आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी। और अगर हम LAC की बात करें यानी कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, तो इसे लॉन्च की गई थी अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना एज ए क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू हार्नेस पोटेंशियल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो इट वाज लॉन्च, याद रखना, इट वाज लॉन्च अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत कृषि विकास योजना क्या कहता है, आपको कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है ना। एंड LAC के तहत आपका क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इश्यू किए जाते हैं टू हार्नेस द पोटेंशियल एरियाज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड अंडर द LAC जो भी फार्मर्स हैं इन ए क्लस्टर उनको अध्ययन यानी फॉलो करने पड़ते हैं ऑल द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। एंड जब इनकी वेरीफाई कर दी जाती है तो इनको सर्टिफिकेट इन्होंने मिलते हैं कि हाँ भाई साहब आप जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी अपने मेंटेन स्टैंडर्ड्स के साथ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टेटस की बात करें भारत में, तो भारत 5th प्लेस पर रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड फर्स्ट रैंक पर एक्वायर करता है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर प्रोड्यूसर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें भारत वर्ल्ड ओवर पर पहले नंबर पर आता है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो 5th प्लेस पर आता है ना। और ये सब आपका बेस ईयर 2019 के आधार पर कैलकुलेट किए गए हैं। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ये आपका 51% से बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द 2020 to 21। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के डिमांड वर्ल्ड ओवर पर बढ़ते जा रहे हैं और काफी बेहतर पोटेंशियल भारत के लिए, फार्मर्स के लिए मौका के रूप में आ रहा है। और ऐसे में इस अपॉर्चुनिटीज को हमें खोने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। 2018 में सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था इन द वर्ल्ड, ये तो आपको बताया मैंने। एंड अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इसके तहत क्या होता है, ये फार्मिंग का तरीका है जिसके तहत चाहे आप क्रॉप प्रोड्यूस करो, एनिमल प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस मतलब एनिमल का जो भी ब्रीडिंग है, या फिर अदर प्रोडक्ट विदाउट द यूज ऑफ केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रांसजेनिक स्पीसीज या फिर एंटीबायोटिक एंड ग्रोथ इनहेंसिंग स्टेरॉइड, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी बेस्ड ऑन नेचुरल फार्मिंग, सिंपल सा। नेचुरल फार्मिंग में जो नेचर्स के कंपोनेंट्स है जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, गोबर हो गए, है ना, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। सो प्रीलिम्स के लिए आपको ये जरूर याद रखें कि सिक्किम जो है वर्ल्ड ओवर में आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। और ये जो डिटेल्स है आपका कार निकोबार जो आइलैंड है वो भी पता होनी चाहिए। और ये क्या है आपका पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अच्छे से पता होनी चाहिए। और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम ये क्या है इससे भी आपका पता होनी चाहिए। एंड इट इज ऑल एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, ये सब इतने बेसिक तो पता होनी चाहिए सो दैट आप एलिमिनेट कर सको। Let's move to the next one. Finance Minister inaugurates India's first 3D printed house
कहाँ पर? IIT मद्रास में। तो ये जो हाउस जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है वो आपका इंडिजीनियस कंक्रीट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रक्ट किया गया है। और आपको ही पता है 3D प्रिंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अभी के फेज में है, और यूपीएससी के लिए इस प्रकार का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और ये जो आपका 3D टेक्नोलॉजी है, इट इनेबल्स बिल्डिंग ए 3D प्रिंटेड हाउस 5 डेज में ही। एंड इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कुड हेल्प रियलाइज द डेडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन स्कीम, जिसके तहत हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 को प्रोवाइड की जाएगी। 3D प्रिंटिंग क्या है? पहली बात तो याद रखना, 3D प्रिंटिंग इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एडिशन करते जाएंगे मटेरियल का, और उससे आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कप हमें बनाना है, तो ये जो 3D प्रिंटर होंगे आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके आपका कप बनाएंगे ना, ये होता है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं ना, सब्सट्रैक्ट नहीं किए जाते। तो 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए डिजिटल फाइल। और जाहिर सी बात है इसके लिए आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और हम बताएंगे कि कैसे आपका ये मॉडल वर्क करता है। और एडिटिव प्रोसेस में आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट की जाएंगी बाय लेइंग डाउन द सक्सेसिव लेयर, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ऑफ द मटेरियल, जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। एंड ईच ऑफ दिस लेयर्स कैन बी सीन एज थिनली स्लाइस्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड जैसा कि मैंने बोला 3D प्रिंटिंग इज अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिव में क्या करेंगे, मटेरियल को काट काट के निकालेंगे और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके स्टोन पिलर पहले के समय बनाए जाते थे, या फिर जो आपके मोनोलिथिक टेम्पल बनाए जाते थे, कैसे वो काट कर बनाए जाते थे, वो आपका सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया है ना, कटिंग आउट या होलिंग आउट ए पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक विथ फॉर सम इंस्टेंट और मिलिंग मशीन। एंड एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो वेराइड डायमेंशंस है इनके भाई साहब, मेडिकल या अलाइड सेक्टर्स में हो सकते हैं, ऑटो एंड एंसिलरी ऑटो एंड मेटल पार्ट बिजनेस। फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का जो है कोई बॉडी पार्ट्स टूट गया, लेट से कि आपका जो आईना है, मिरर है, वो खराब हो गया, तो 3D प्रिंटिंग से उस मिरर को भी तैयार किया जा सकता है, डिपेंड ऑन द मटेरियल है ना। हैंडल टूट गया, हैंडल को आप क्रिएट करवा सकते हो, है ना। तो काफी वैरायटी ऑफ यूज है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल का कवर खराब हो गया तो बैठे बैठे आप कवर प्रिंट कर लो, है ना, तो काफी ज्यादा यूज है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। एंड जो ग्लोबल मार्केट है 3D प्रिंटिंग का, वो एक्सपेक्टेड है कि वो $34.8 बिलियन पहुंच जाएंगी बाय 2024। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2020 इन्होंने रिलीज किया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू टैप अप इट्स पोटेंशियल। याद रखना, मैती के द्वारा रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं, है ना। एंड देख लो CAD मॉडल में क्या होंगे, सबसे पहले हम मॉडल तैयार करेंगे। लेट्स से कि मैंने मॉडल तैयार किया, मुझे कप बनाना है, तो वो मॉडल हम कंप्यूटर में तैयार करेंगे और उसको फिर .stl फाइल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर जो उस मॉडल को एक प्रकार से चेक एंड वेरीफाई कर कर उसको शेप देगा, और फिर देख सकते हो लेयर स्लाइसेस एंड टूल पाथ, फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का काम होना शुरू हो जाएगा, आपका लेयर आफ्टर लेयर बनने शुरू हो जाएंगे इसमें, है ना। और यहाँ पर देखो आपका कप बन गया, है ना, अल्टीमेटली ये कप बन गया। मटेरियल्स आपके वो प्लास्टिक के होंगे या फिर आपका मेटल के होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप मटेरियल्स कौन यूज कर रहे हो, है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना, ब्रॉड एप्लीकेशन है, जनरली आपका ऑल ऑफ द एबव आंसर में आना चाहिए। एंड ऑल्सो इन न्यूज, लेट्स मूव टू द यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन द कॉन्गो। तो ये न्यूज में आई है, और ये जो यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन द कॉन्गो, ये UN पीस कीपिंग मिशन है जो आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कराई गई थी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1960 टू 1964। और इंडिया ने कंट्रीब्यूट भी किया है इस मिशन में भाया डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्सपर्टाइज, ट्रूप्स एंड फूड एंड एड। और UN पीस कीपिंग की बात करें तो एक प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूनाइटेड नेशन के ही द्वारा डेवलप की गई थी एज ए वे कि देश को मदद किया जा सके where there is conflict, एंड उसके बाद इस्टेब्लिश की जा सके पीस प्रॉस्पेरिटी को, है ना। तो देयर आर करंटली 12 पीस कीपिंग ऑपरेशन जो लीड किए जाते हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर हम बात करें नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो ओकेजनली ट्रांजैक्शंस करते हैं रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, बट
इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, याद रखना। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो ट्रांजेक्शन तो करते हैं भारत में विथ रेस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर रेसिडेंस नहीं है। एंड जीएसटी लॉ के तहत देयर आर सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजंस फॉर द रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड्स फॉर द नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक टैक्स पेयर्स की, तो जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द जीएसटी उनको करवानी पड़ेगी ओनली इफ जो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड के बाद, है ना। अगर प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड रीच नहीं कर पा रही है एग्रीगेट टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी नहीं होगा। लेकिन एनआरटीपी की बात करें तो इनको कंपल्सरली रजिस्टर करने होंगे अंडर द इंडियन जीएसटी लॉज इररिस्पेक्टिव कि आपका थ्रेशोल्ड टर्नओवर क्या है। Now let's move to the Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, जिसको आप न्यूयॉर्क कन्वेंशन कहते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, also called New York Convention, and it is one of the key instruments in the international arbitration. And इसके दो बेसिक कंपोनेंट आप देख लो, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, जिसमें आपका आर्बिट्रल अवार्ड्स जो टेरिटरी में किए जाते हैं ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एंड जो दूसरा है कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट when seized a matter in respect which the parties have made an arbitration agreement must at the request of one of the parties defer to the arbitration। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसके दो कंपोनेंट है, वो क्या है, एक तो रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड एंड दूसरा जो है आपका कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। एंड ये याद रखना इट इज अडेयर्ड टू बाय मोर देन 160 नेशंस, और भारत ने भी इसे अडेयर किया है, इस कन्वेंशन को मतलब माना है। एंड इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पायराजोल, तो देख सकते हैं जब पार्ट ऑफ इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पायराजोल जो फाउंडेशन स्टोन है इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर एंड पायरोलिसिस पायलट, इसको ले डाउन करी गई है चेन्नई में, और ये अवार्ड की गई CSIR CLRI को बाय द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा फॉर द ज्वाइंट प्रोसेसिंग ऑफ फाइबरस ऑर्गेनिक वास्ट एज वेल एज सीवेज स्लज, जो भी आपके इंडियन स्मार्ट सिटीज में जनरेट होते हैं, और उसे कन्वर्ट करेगा हाइजेनिक एंड हाईली वैल्यूएबल बायोचार विच इज एसोसिएटेड विद एनर्जी रिकवरी, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द प्लेसेस इन न्यूज। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, और इस प्रकार के न्यूज इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज ईरान एंड यूएस वारशिप्स आपका टेंस इनकाउंटर गल्फ ऑफ पर्सिया में देखने को मिल रही है। और आपको पता है अभी की स्थिति में ईरान और यूएस दोनों एंटी हैं, और कहीं ना कहीं दोनों में काफी ज्यादा टेंशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसलिए आपका न्यूज में आया है। और पर्शियन गल्फ की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया में लोकेटेड है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन, एंड आपका देख सकते हो पर्शियन गल्फ यही है ना, ये आपका अरेबियन सी है और ये आपका पर्शियन गल्फ है। और पर्शियन गल्फ में जो कंट्रीज सराउंड करती है, आपको 5 कंट्रीज याद रखने, उससे ज्यादा नहीं, है ना। जैसे आपका ईरान है, और जो आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और जो आपका ओमान है, एंड कुवैत है, बहरीन है, ये सब कुछ एसोसिएटेड कंट्री है ना। 8 कंट्रीज बॉर्डर इन द पर्शियन गल्फ, ये आपको पता होने चाहिए। और जब ये पता चल ही गया है तो आपको ये भी पता होने चाहिए कि ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड आपका अरेबियन सी को कनेक्ट करती है ना। एंड एक बात और कि जो आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है इट इज बिटवीन ईरान एंड ओमान, है ना। तो यहाँ पर आपका ओमान है और यहाँ पर आपका ईरान है, और इन दोनों के लैंडमास के बीच आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये जरूर याद रखना है आपको, 8 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं पर्शियन गल्फ को, अच्छे से याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, साहेल। और न्यूज इसलिए आई है बिकॉज फ्रांस हैज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द साहेल रीजन। और अगर हम बात करें साहेल रीजन की, तो ये वास्ट सेमी एरिड रीजन है अफ्रीका की विच सेपरेट द सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ। तो एक तरफ आपका सहारा डेजर्ट हो जाएगा नॉर्थ में, और ट्रॉपिकल सवाना टू द साउथ। तो देख सकते हैं ये आपका सहारन डेजर्ट हो जाता है, आपको ही पता है, और ये नीचे वाला जो रीजन है आपका सवाना रीजन हो गया, और इन दोनों के बीच आपका जो साहेल कंट्रीज आ गई। एंड कौन कौन से कंट्री कुछ याद रख सकते हो आप, तो माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, है ना। तो ये याद रखना है आपको। और कुछ आपको
ऐसे भी कंट्रीज के नाम याद रखते हैं जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर करते हैं, अफ्रीकन कंट्री। और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, देख सकते हो अल्जीरिया, लीबिया, ये आपका ट्यूनीशिया है, ये इजिप्ट है ना, ये सब आपका मेडिटेरेनियन सी के लोग बॉर्डर करती है। और ये आपका मोरक्को है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सराउंड करता है। और ये आपके साहेब रीजन की भी तो हमने बात कर ही ली है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, यूक्रेन। और न्यूज इसलिए रही है बिकॉज एवरी ईयर ऑन अप्रैल 26 जो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये जो डे है फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2016 ऑन द ओकेजन ऑफ 30th एनिवर्सरी ऑफ द 1986 न्यूक्लियर डिजास्टर, इसलिए आपका यूक्रेन न्यूज में आया है। और यूक्रेन की जो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो एशिया से भी बॉर्डर कर, एशिया नहीं रशिया से बॉर्डर करता है। और आर्मेनिया इज द नेक्स्ट न्यूज। न्यूज इसलिए रही है बिकॉज डिफाइंग द टर्की, यूएस ने रिकॉग्नाइज किया द 1915 किलिंग ऑफ आर्मेनियंस जो ऑटोमन फोर्सेस के द्वारा की गई थी, उनको जीनोसाइड के रूप में यूएस ने रिकॉग्नाइज किया है ना। एंड अगर बात करें आर्मेनिया की तो ये आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है ऑन द क्रॉस बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो देख सकते हो आर्मेनिया कहाँ है आपका, ये है आपका आर्मेनिया, ये आपका आर्मेनिया। और आर्मेनिया में एक तरफ आपका हो जाता है अजरबैजान, एक तरफ आपका तुर्की। और देख सकते हो आर्मेनिया के नॉर्थ में आपका ब्लैक सी है ना। तो इट इज, और ये याद रखना आपका, इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री एंड इट इज क्रॉस रोड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। तो एक तरफ आपका यूरोप है और इधर आपका एशिया है, तो यूरोप और एशिया के बीच आपका आर्मेनिया है। एंड इट इज लोकेटेड इन द सदर्न कॉकसस एंड स्मॉलेस्ट है ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एंड सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।